नमस्ते भाई। जैसे ही कल CHSL का रिजल्ट आया, बहुत सारे भाई हमारे जिनका नहीं हुआ, कुछ का हुआ भी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बहुत कम मार्जिन से पेपर छूटा है। जैसे किसी का 1 नंबर से, किसी का 0.5 से मेरे पास मैसेज भी आए। देखो भाई, यही सच्चाई है और यही आपको समझनी पड़ेगी। गवर्नमेंट एग्जाम में अब नौकरी पाना, मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ होते चले जा रहा है। दिन पे दिन वैकेंसी घटती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भाई देखो, हम आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ना किसी एसएससी के चेयरमैन को, ना किसी मास्टर को और को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपको या आपके घर वालों को फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जर्नी आपकी और आपके घर वालों की है। जिनका सिलेक्शन हो जाता है ना, उनका तो गाना चलता है भाई। कोई स्क्रीनशॉट काट के लगाता है, कोई कहता हमारे यहाँ से पढ़ लिया, कोई कहता हमारे बैच से पढ़ लिया। जिनका नहीं होता वो भी वहीं से ही पढ़ते हैं, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है भाई। यही कड़वी सच्चाई है। और आप समझो इस चीज को, ये एक हार्श रियलिटी है गवर्नमेंट एग्जाम्स की, क्योंकि वैकेंसी का जो ट्रेंड है वो सीधा नीचे जाते जा रहा है, कंपटीशन ऊपर जाते जा रहा है और गिने चुने बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। यही एक सच्चाई है और इसी को आपको मानना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आपको एक एग्जाम को टारगेट नहीं करना है, आपको मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करना है भाई। ठीक है। लेट से आपके पास हमेशा एक बैकअप होना चाहिए। बहुत सारे लोग आगे बोलते हैं बैकअप की क्या जरूरत है, बैकअप कुछ नहीं होता, प्लान बी लूजर्स के लिए होता है। ये सब ना देखो, फिल्मी बातें हैं, बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि आपको मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए। और आगे भी मेरी ये सलाह मान लें कि आपको मल्टीपल एग्जाम्स ही टारगेट करने हैं, इन केस आपके पास एक जॉब हो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आप एसएससी के थ्रू ही लें, और भी बतेरे एग्जाम्स हैं, वहां भी आप ट्राई करें। पढ़ाई मोर और लेस सेम होती है भाई। ठीक है। हम आपको देखो, मैं आपको बता तो सकता हूँ क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, क्या करना है, कौन से टीचर को अवॉइड करना है, किससे पढ़ना है, किस हिसाब से मॉक लगाना है, कैसे एनालिसिस करना है, वो तो मैं आपको बता सकता हूँ भाई। लेकिन आपकी जगह आपकी सीट पे बैठ के पेपर तो आप ही देंगे भाई। मैं वहां नहीं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं जरूर आपकी हेल्प करता। मैं बता रहा हूँ भाई अपना, मैंने काफी एग्जाम्स दिए, निकाले, बहुत सारे नहीं भी हुए। और ये जो दर्द है ना बच्चों का कि 1 नंबर से छूट गया पेपर, आधे नंबर से छूट गया, नॉर्मलाइजेशन बहुत एब्रप्ट हो गया, ये हुआ वो हुआ, तो भाई ये ना आपका दर्द वही समझ सकता है जो उस फेज से निकला हो। हमने एग्जाम दिए, निकाले हैं, कहीं नहीं भी निकले हैं, तो हम समझते हैं उस दर्द को। कोई मास्टर नहीं समझ सकता जिसने एग्जाम नहीं दिया, जो एग्जाम में बैठा नहीं है। ठीक है। वो इन चीजों को नहीं समझ सकता है कितनी मेहनत एक एग्जाम के पीछे लगती है भाई। ठीक है। बच्चा अपना रात रात भर जाग के सारी चीजों को सेक्रीफाइस करके, साइड करके अपनी तैयारी में आता है भाई। बहुत बहुत अपने क्रूशल जो टाइम है, मेनली अपना 3-4 साल का जो लगाता है बच्चा। ठीक। और फिर नहीं होता है, कुछ मार्जिन से पेपर छूट जाता है तो बुरा बहुत लगता है भाई। और ये बुरा आपको और आपके घर वालों को ही लग सकता है। आपको कोई वीडियो बना के बोल जरूर सकता है, मैं जरूर आपका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस फेज से निकला हुआ हूँ भाई। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कितना कुछ नंबर से रह गया, और ये एक रियलिटी है। हर साल ऐसा ही होता है, कुछ बच्चे निकलते हैं। देखो, पेपर का दिन ना हमेशा अलग होता है। मैं एक चीज सबको बोलता हूँ, जितने भी मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं सब भाइयों को एक चीज बोलता हूँ कि पेपर का जो दिन है ना, वो हमेशा अलग होता है। नहीं मैटर करता है आप पूरे साल में क्या कर रहे हैं, उस दिन आपका दिन अच्छा नहीं है या जो भी फैक्टर रह गया, ठीक है, तो वो पेपर बिगड़ जाता है भाई। हम समझते हैं उस बात को, चाहे आप कितने भी बढ़िया पढ़ने वाले हो, कितनी भी बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो, पेपर का दिन हमेशा ही अलग होता है। मेरे साथ जब मेरे स्टेनो के मैंने 2 बारी लगातार स्टेनो निकाला था, मैं सही बता रहा हूँ, जिस टाइम पे मेरा सी वाले में भी नाम आ गया था ना, उसमें दो होते हैं, सी और डी ग्रुप। जब सी वाले में भी मेरा नाम आ गया था, उस टाइम पे भाई मैं उतना प्रिपेयर नहीं था जितना मेरे को होना चाहिए था, मैं सही बताऊं। फिर मैंने सीपीओ प्रीलिम्स निकाला, मेरा जयपुर सेंटर आया हुआ था। मैंने देखा वहां जाके, और बच्चे कह रहे थे हमने तो 160 कर दिए, हमने तो इतने कर दिए, और जबकि मेरे कम ही क्वेश्चन हुए थे। आई थिंक अराउंड 150 के आसपास हुए थे। और मेरे को ये डाउट था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन जब आंसर की आई और जब रिजल्ट आया तो भाई मेरी कट ऑफ, मैंने नॉर्मलाइज स्कोर भी नहीं अपना चेक किया था, रो स्कोर में ही मेरा हो गया, तो मेरी क्लियर हो गई थी कट ऑफ। तो भाई ये चलता है। कई बार आपको कितना भी मर्जी पढ़ लें, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, लेट से बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, हो सकता है कुछ ऐसी चीज उठा के पूछ ले आपसे जो आपने नहीं देखी है, और वही सेम लेट से कोई पॉलिटी का ही कोई क्वेश्चन है, बहुत ऊट पटांग आपसे पूछ लिया, और कोई आर्टिकल ऐसा पूछ लिया जो आपने नहीं पढ़ा हुआ, और वही किसी दूसरे की शिफ्ट में बहुत आसान पूछ लिया, प्रेसिडेंट का कोई आसान सा आर्टिकल पूछ लिया, तो वो बच्चा कर लेगा। वहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो गया 2 नंबर का। एक एक नंबर, 2-2 नंबर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं आपके पेपर में। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन, मैं तो भाई इस चीज को सख्त खिलाफ हूँ नॉर्मलाइजेशन के, क्योंकि ये बहुत अजीब तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, हमें तो आज तक समझ नहीं आया। सेम शिफ्ट में सेम बच्चों के किसी के कितने बढ़ते हैं, किसी के कितने घट जाते हैं, तो ये चीज तो अलग ही है भाई।
ठीक है। लेकिन मन छोटा ना करे भाई, ये एक पार्ट है जर्नी का, ऐसे ही होता है कम्पिटिटिव, ये सारा हिसाब किताब है। और कंपटीशन कहाँ नहीं है, ठीक है। हम कोई जैसे कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी कंपटीशन है भाई, हम अगर पीछे रह गए तो दूसरा हमसे आगे निकल जाएगा, ठीक है। लेट से कोई पेपर की ले लें, अगर आप थोड़ी सी कम तैयारी करेंगे दूसरा आपको बाईपास करके आगे निकल जाएगा। और यही रियलिटी है। ट्राई करें, मल्टीपल एग्जाम्स को आप टारगेट करें और मन छोटा ना करें भाई, ये पार्ट है, ठीक है। सीधी सी बात है, देखो बोलने को मैं कुछ भी बोल दूं अब यहाँ पे, ठीक है, उस चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आप उन चीज़ों को एकदम से ओवरकम कर लेंगे। ट्राई करें कि इस चीज़ को, उस फेज को छोड़ें और जितना जल्दी हो सकता है आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अपना क्योंकि आपके अब 2026 के भी तो एग्जाम सारे लगे हुए हैं, रेलवे तो कंटिन्यूसली एग्जाम करा ही रहा है। अब तो पहले होते थे रेलवे के 3-3-4 साल में एग्जाम, अब तो रेगुलर करा रहा है। मैं मान सकता हूँ वैकेंसीज कम है, लेकिन भाई ऐसा ही होगा, या तो आप 3-4 साल में एक बारी एग्जाम करा के सीधी वैकेंसी भर लें, या एक बारी अपना धीरे धीरे करा के हर साल थोड़ी थोड़ी वैकेंसी फिल करें, वो ज़्यादा अच्छा है। एटलीस्ट आपके पास मौका तो मिल रहा है ना। वो तो बहुत ही गलत था कि 4 साल में आपने एक बारी एग्जाम करा लिया, फिर बच्चा बैठा है खाली, उसमें जिसमें जिसका हो गया, जिसका नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ठीक है। और फालतू के मास्टरों से बचे भाई, किसी को नहीं फर्क पड़ता है, हम सही बता रहे हैं आपको। जितनी भी आपकी हेल्प हो सकती है किसी भी आपकी तैयारी में, वो मैं जितना भी कंटेंट आप तक होता है वो आप तक पहुंचाता हूँ। और अभी मैं क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा इंग्लिश की दोबारा से। अभी रेलवे वाले बच्चों के एग्जाम लगे हुए हैं तो उसमें थोड़े बिजी हैं। और आप बड़ा मन छोटा ना करें भाई, ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ, पार्ट है ये, ठीक है। आप हारेंगे, आप लड़ेंगे, एक टाइम आता है जब और देखो चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है, आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे ना उतना ही ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। आज के टाइम पे हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है, कंपटीशन नहीं है इतना, आप देखते हैं ना, लेकिन जो है जिन बच्चों में वो बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है। वैकेंसी मान लिया 500-700 वैकेंसी भी है जनरल किसी कैटेगरी, तो उसमें 1000-1500 बच्चे बहुत तगड़े लेवल के हैं, बाकियों को आप हटा दो, समझ रहे हैं आप। तो अपनी भाई पढ़ाई करते रहें, ठीक है। आपकी जो भी हेल्प बनेगी वो मैं करता हूँ इस चैनल के थ्रू, जो भी भाई हैं अपने चैनल से जुड़ जाएं। और भाई अपना पढ़ाई करते रहें, ठीक है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब टॉपर्स का गुणगान कर देते हैं, हमारे यहाँ से पढ़ गया, हमारे वहाँ से निकल गया। जिनका नहीं होता उन्हें कोई नहीं पूछता, चाहे आप जहाँ मर्जी से पढ़ लेना भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहें।